मंच पर दिखाने के लिए, लेकिन हाथों की लकीरों में कुछ और ही लिखा था। लिखा था उनका जादू राजस्थान के वोटरों पर बार बार चलेगा, वो रहनुमाए राजस्थान बनेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की, जिनके पिता जादूगर थे, असल जिंदगी के जादूगर, और उन्होंने ही अशोक गहलोत को छोटी सी उम्र में जादूगरी के दांव पेच सिखाए थे। इतना ही नहीं, वे जहां भी जाते अशोक गहलोत को अपने साथ लिए जाते, जादू सिखाने, लोगों का मनोरंजन करने। वो साल 1951 था जब जोधपुर की तपती गर्मियों के बीच स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर अशोक गहलोत का 3 मई को जन्म हुआ था। पिता जादूगर थे तो तय हुआ बेटा भी जादूगर बनेगा, लेकिन उसने तो मरुद्रा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। पिता के साथ जादू सिखाने के साथ अशोक गहलोत पहले लिखते भी रहे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई और फिर उन्होंने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद गहलोत ने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही अशोक गहलोत ने सियासी जादू सीखना और चलाना शुरू कर दिया। स्कूल के दिनों में जो समाज सेवा का काम शुरू किया था वो कॉलेज में काम आया और वो सियासत में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। 1973 ये वही साल था जब अशोक गहलोत कांग्रेस के युवा संगठन NSUI के राजस्थान के अध्यक्ष बने और लगातार 6 साल तक संगठन में जान फूंकते रहे। राजस्थान की सियासत में जहां राजपूत, जाट और ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वहां माली समुदाय से आने वाले एक छोटे से लड़के की सियासी उड़ान हर किसी को चौंकाती है। महज 20 साल की उम्र में अशोक गहलोत उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी के करीब पहुंच चुके थे। कहते हैं खुद इंदिरा गांधी ने इंदौर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में गहलोत को राजनीति में आने का न्योता दिया था और इस न्योते के बाद गहलोत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक मोटरसाइकिल बेचकर अशोक गहलोत ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की। 1980 में उन्हें लोकसभा जाने का मौका मिला, भले वो सरदारपुरा का चुनाव हार गए। ये वो वक्त था जब जोधपुर लोकसभा सीट से अच्छे दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये चुनाव जीतकर अशोक गहलोत इंदिरा गांधी और संजय गांधी की आंखों के तारे बन गए। 29 साल की उम्र में सांसद बने अशोक गहलोत उस वक्त लोकसभा में सबसे युवा सांसद थे। प्रधानमंत्री निवास में बेरोक टोक उनका आना जाना था। इनके करीबी कहते हैं राहुल और प्रियंका को इन्होंने उस उम्र से जाना है जब वो इनसे जादू दिखाने का बाल हट किया करते थे। सीधे साधे व सरल स्वभाव वाले अशोक गहलोत से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि साल 1982 में ही उड्डयन मंत्रालय में उन्हें उप मंत्री बना दिया गया। 2 साल बाद ही राजस्थान की सियासत में 1984 में अशोक गहलोत की एंट्री हुई और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा गया। बड़े नेताओं की आदत के विपरीत अशोक गहलोत ने जमीनी स्तर पर नए और युवा नेताओं की नई पौध को संवारने का बीड़ा उठाया और नए नेताओं की यही कतार गहलोत की ताकत बन गई। इसी ताकत के बल पर वो चुनाव दर चुनाव जीतते चले गए और केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 1980 में जोधपुर से सांसद बनने वाले गहलोत 1984 में फिर सांसद बने। 1984 के बाद 1991, 1996 और 1998 में भी गहलोत सांसद चुने गए। 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 तक पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री रहे। 7 फरवरी 1984 से 31 अक्टूबर 1984 तक खेल मंत्रालय में उप मंत्री रहे। 12 नवंबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक फिर खेल मंत्रालय में उप मंत्री रहे। 31 दिसंबर 1984 से 26 सितंबर 1985 तक केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक केंद्र सरकार में वे कपड़ा मंत्री रहे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते गहलोत ने दिल्ली हाट का निर्माण कराया था। दिल्ली हाट लोक कलाओं का बाजार है जहां देश भर के दस्तकार और शिल्पकार अपने हस्तशिल्प को बेचने आते हैं और यहीं से भारत की हस्तकला को ग्लोबल पहचान मिलती है। अशोक गहलोत को जानने वाले कहते हैं उन्होंने कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी, उन्होंने सियासी सफलता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज भी अशोक गहलोत अपनी गाड़ी में पार्ले जी बिस्किट लेकर ही चलते हैं।
कड़क चाय पीने के लिए किसी भी ढाबे पर रुक जाते हैं। कड़क चाय के साथ गहलोत नारंगी की गोली और चिकनी सुपारी भी खूब पसंद करते हैं। टीवी की चमक दमक से दूर रहते हैं। रेडियो के दीवाने हैं। गांधी, कबीर और मार्टिन लूथर किंग से प्रेरित हैं। पहली दफा जब वो सीएम बने तो प्रदेश सचिवालय में गांधी की बड़ी प्रतिमा लगवाई। उनके दफ्तर में राष्ट्रपिता के साथ साथ मार्टिन लूथर किंग और गांधी नेहरू परिवार के नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। कांग्रेस में आम नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर बराबरी का दर्जा लाने के लिए गहलोत ने टिफिन गोट की शुरुआत की थी। टिफिन गोट दरअसल एक ऐसी परंपरा है जिसमें सभी आम नेता और कार्यकर्ता अपने साथ अपना टिफिन लेकर आते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं। साधारण से दिखने वाले अशोक गहलोत जादूगर हैं और ऐसा जादू दिखाते हैं जो नंगी आंखों से नजर नहीं आता। पहली दफा सीएम बनते वक्त भी उन्होंने ऐसा ही कमाल दिखाया कि विरोधी चारों खाने चित हो गए और सीएम की कुर्सी उनके नीचे आ गई थी। आसान नहीं था अशोक गहलोत के लिए राजस्थान का सीएम बनना। 1998 की सर्दियां शुरू हो चुकी थी। नवंबर का महीना था। विधानसभा चुनाव सिर पर थे। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पोखरण में परमाणु धमाका कर चुकी थी। प्याज के दाम आसमान पर थे। राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन चरम पर था और ऐसे वक्त जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राजस्थान के रण की बागडोर उन्हीं के हाथ थी। अशोक गहलोत ने 200 में से 160 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ रैलियां की। महंगाई के नाम पर भैरों सिंह शेखावत की घेराबंदी भी की। चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका था। गहलोत के नेतृत्व में 200 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस 153 सीटें जीत लाई थी। अब बारी कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव की थी, यानी अगले मुख्यमंत्री के चुनाव की। अशोक गहलोत उस समय राजस्थान कांग्रेस के सदर थे, लेकिन वो सीएम की रेस में शामिल हैं ऐसा कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था। लेकिन उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में ऐसा जादू चलाया कि परसराम मदेरणा की कुर्सी सीधे छूटकर उनके हाथों में पहुंच गई। 200 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस के पास 153 सीटें थी और सरकार भी बनने वाली थी। लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा, पेंच इस पर फंस गया था। सीएम बनने के लिए पहला दावा था जाट नेताओं का, क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन ने जाटों को नई राजनीतिक चेतना से भर दिया था और जाट अब सीएम की कुर्सी पर अपने समुदाय के नेता को ही देखने की ख्वाहिश लिए बैठे थे। परसराम मदेरणा इसी समुदाय से आते थे। पुराने कांग्रेसी और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। सीएम पद के दूसरे प्रबल दावेदार थे नटवर सिंह। जाट होने के साथ साथ नटवर सिंह गांधी परिवार के बेहद करीबी भी थे। गांधी परिवार का करीबी होना तब बड़ा फैक्टर हो चुका था और अब ये फैक्टर मायने रखता था, क्योंकि नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी का दौर खत्म हो चुका था और कांग्रेस की बागडोर मैडम सोनिया गांधी के हाथों में आ चुकी थी। 30 नवंबर 1998 में शुरू हो चुकी थी राजधानी जयपुर में विधायक दल की बैठक और इस विधायक दल की बैठक से पहले ही उस दिन अल सुबह शुरू हो चुका था सियासत का एक बहुत बड़ा खेल और दिल्ली से पहुंचे थे कांग्रेस के कई बड़े नेता। इन नेताओं में शामिल थे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी माधवराव सिंधिया, गुलाब नबी आजाद, मौसिना किदवई और बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ को इस पूरे खेल में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने इसे बखूबी निभाया भी। बलराम जाखड़ सुबह सुबह अपने मिशन पर निकल चुके थे। बाकी बचे गुलाम नबी आजाद, मौसिना किदवई और माधवराव सिंधिया। बारी बारी से नए चुने हुए विधायकों से मिलकर उनसे उनकी राय पूछने लगे। राय जानने के बाद ये तीनों सभी विधायकों से बस एक ही बात कहते, मैडम की ख्वाहिश है कि 1-to-1 मुलाकात के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत भी पहुंच चुके थे, लेकिन उनके चारों ओर सुरक्षा का जो जबरदस्त घेरा नजर आ रहा था, उसे देखकर सियासत का ककहरा जानने वाला एक बच्चा भी समझ सकता था इस बैठक में क्या फैसला होने वाला है। प्रदेश का अगला सीएम कौन होने वाला है, फैसले का ऐलान होता इससे पहले बलराम जाखड़ भी अपने मिशन को पूरा कर लौट आए थे। मिशन था परसराम मदेरणा को मैनेज करने का। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए उन्होंने सीएम पद पर अपनी दावेदारी छोड़ने की बात मान ली थी। इसके बाद सर्वसम्मति से फैसला हो गया। अशोक गहलोत ने जो जादुई बिसात बिछाई थी, उसमें एक एक कर उनके सारे विरोधी मात खा चुके थे। 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत ने सीएम पद की शपथ ले ली। फिर अशोक गहलोत ने 5 साल बड़े आराम से मरुधरा की सरकार चलाई।
नवंबर 2003 में फिर विधानसभा चुनाव हुए। 153 सीटें जीतकर आई कांग्रेस 56 सीटों पर सिमट गई और गहलोत मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल आए। 2003 की हार की वजह से क्या अशोक गहलोत की सियासत पर ग्रहण लगने वाला था या 5 साल बाद फिर उनको मौका मिलने वाला था? देखेंगे जादूगर की पूरी कहानी ब्रेक के बाद। 2003 के चुनाव में भले ही अशोक गहलोत के हाथों से सीएम की कुर्सी चली गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सूखा प्रबंधन, रोजगार सृजन और अन्य बेहतरीन काम किए थे और यही काम अगले 5 साल बाद उन्हें काम आने वाला था। अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा था। इस सूखे के दौरान अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किया। सूखा प्रभावित लोगों तक बड़ी कुशलता से अनाज पहुंचाया। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया गया। हालांकि राजस्थान में बदलाव की परंपरा के चलते उनकी सरकार चली गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद अशोक गहलोत दिल्ली की सियासत में फिर सक्रिय हो गए। जनवरी 2004 से 16 जुलाई 2004 तक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया। इस पद पर रहते हुए हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी के तौर पर भी अशोक गहलोत ने सफलतापूर्वक जिम्मेदारी निभाई। 17 जुलाई 2004 को अशोक गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। महासचिव रहते गहलोत ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ सेवा दल के प्रभारी के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक दांडी मार्च के 75 साल पूरे होने पर आयोजित दांडी यात्रा के समन्वयक के तौर पर भी गहलोत ने यादगार काम किया। फिर आई 2008 की सर्दियां। 10 साल पहले सर्दियों के मौसम में ही गहलोत की किस्मत बदली थी और एक बार फिर ठंड उनके लिए नया पैगाम लेकर आई थी, लेकिन इस बार भी उनके राह में रोड़े कम नहीं थे। 2008 में चर्चा थी कि सीपी जोशी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसे जादूगर की किस्मत कहिए या सीपी जोशी का बैड लक, सिर्फ एक वोट, जी हाँ, सिर्फ एक वोट से सीपी जोशी हार गए और किस्मत के जादूगर के हाथ में सीएम की कुर्सी चली गई। सीएम की रेस में फिनिश लाइन टच करने से पहले सीपी जोशी धाराशायी हुए थे, लेकिन इस रेस के पहले ही दौर से अशोक गहलोत की राह मुश्किल हो गई थी, क्योंकि 1998 की तरह अब की बार भी जाट उनके खिलाफ लामबंद हो चुके थे। केंद्रीय मंत्री और दिग्गज जाट नेता शीशराम ओला ने विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताकर राजस्थान के जाट नेताओं को एकजुट कर जाट मुख्यमंत्री का मुख्य मुद्दा उठा दिया था। टिकट बंटवारे को लेकर विवाद बीजेपी में भी चरम पर था। सीएम राज्य और तत्कालीन अध्यक्ष ओम माथुर के बीच सियासी अनबन की वजह से एक बार तो ऐसा लगने लगा कि प्रदेश में त्रिशंकु जनादेश आएगा, और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। 200 विधायकों वाली विधानसभा में बीजेपी को महज 78 सीटें मिली। कांग्रेस भी बहुमत से 5 सीट पीछे रह गई, यानी उसे 96 सीटें ही मिली। 2008 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी ने कमाल का प्रदर्शन किया। बीएसपी के टिकट पर खड़े उम्मीदवारों ने 7.66% वोट हासिल किए और उनकी पार्टी के 6 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंच चुके थे। बहुमत के लिए 5 विधायकों की दरकार थी। कांग्रेसी परेशान थे और सबके सामने बस एक ही चिंता थी कि क्या हाथ में मौका चला जाएगा। ठीक उसी वक्त अशोक गहलोत आगे आए, अपनी जादू छड़ी घुमाई और 6 के 6 बीएसपी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और 6 के 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में भी जगह दे दी गई। 13 दिसंबर 2008 को दूसरी बार अशोक गहलोत ने सीएम पद की शपथ ली। बीएसपी विधायकों के साथ जादुई खेल दिखाकर गहलोत ने यह साबित कर दिया था, राजस्थान की सियासत में कांग्रेस में उनसे बड़ा जादूगर कोई दूसरा नहीं। अगले 5 साल अशोक गहलोत के लिए तूफानी साबित हुए, खासकर 2011 में हुआ भंवरी देवी कांड। इस कांड की वजह से अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था और फिर गहलोत को मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन करना पड़ा था। राजनीति के गलियारे में ऐसे भंवर आते रहते हैं, किसी की कुर्सी चली जाती है और जो इस भंवर से निकल जाता है वो ही असली जादूगर कहलाता है। और फिर राजस्थान की सियासत ने 2013 में मोदी लहर का तूफान देखा। विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेसी उम्मीदवार तिनके की तरह उड़ गए। 2008 में 96 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 21 पर सिमट गई।
78 सीटें लाने वाली बीजेपी 162 सीटों पर विजयी हुई थी। अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री आवास से निकल गए, लेकिन अब की बार दिल मजबूत कर निकले थे। जिस तूफान में वो हारे थे, उसी तूफान के सामने खड़े होने के लिए न सिर्फ राजस्थान में बल्कि गुजरात और कर्नाटक में भी। 2017 के वो उमस भरे दिन थे जब कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को पार्टी महासचिव और गुजरात का प्रभारी बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उस वक्त उनके विरोधियों को लगा कि अब गहलोत की सियासत खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अशोक गहलोत मोदी के स्टेट में जाकर उनको चुनौती देंगे। गुजरात प्रवास को जहां गहलोत के लिए विरोधी वनवास मान बैठे थे, वहीं से गहलोत ने अपने लिए मौका बना लिया। गुजरात भले ही जीत न पाए हों, लेकिन गहलोत ने यह साबित कर दिया मोदी और शाह की जोड़ी को भी टक्कर दी जा सकती है, उन्हें हराया जा सकता है। गुजरात में कांग्रेस ने मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा। गुजरात चुनाव में ही राहुल गांधी को पांव जमाने का मौका मिला। गहलोत की चुनौती ही थी कि पीएम मोदी को 34 रैलियां करनी पड़ी। 1995 के बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी की हालत पस्त हो रही थी। हिंदुत्व की सियासत के सामने जाति का गठबंधन खड़ा किया गया। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी को साथ लिया। बीजेपी भले जीत गई, लेकिन 115 से सिमटकर वो 99 पर रह गई। गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस 61 सीटों से 77 सीटों तक पहुंच गई। गुजरात में कांग्रेस भले हार गई, लेकिन इस चुनाव से न केवल पूरी पार्टी का आत्मविश्वास लौट आया, बल्कि राहुल गांधी को भी ये एहसास हो गया कि वो जिद करें तो मौका बना सकते हैं। गुजरात के बाद गहलोत ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अहमद पटेल के लिए जिस तरह से बिसात बिछाई, उससे फिर एक बार ये साबित हो गया कि कांग्रेस के पास फिलहाल गहलोत से बड़ा कोई और जादूगर नहीं। फिर आया कर्नाटक चुनाव का मौका। कांग्रेस ने एक बार फिर गहलोत पर भरोसा जताया। गहलोत भी कमर कसकर पहुंच गए कर्नाटक। अब की बार जो भी हो, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कर्नाटक की जंग में कांग्रेस का एक अलग ही चेहरा नजर आया। बीजेपी के हिंदुत्व को काटने राहुल गांधी ने मंदिर मंदिर की यात्रा शुरू कर दी। गहलोत की बिसात पर अकेले ही मोदी और शाह से टकराते रहे, लेकिन मैदान में जेडीएस और दूसरे छोटी पार्टियों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। जनादेश आया तो कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर 78 सीटों पर खड़ी थी। 222 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 104 सीटें आ गई थी। बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सियासी हंगामे के बीच येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन बहुमत साबित करने से पहले ही येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। जेडीएस को सरकार बनाने में समर्थन का कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी थी। कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। ये गहलोत की ही जादू का असर था कि येदियुरप्पा बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पाए और फ्लोर टेस्ट से पहले ही हाथ खड़े कर बाहर निकल गए। कर्नाटक की जीत से लवरेज गहलोत ने एक बार फिर गृह प्रदेश राजस्थान के लिए अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दी। महासचिव रहते हुए पार्टी के लिए खूब प्रचार किया, तो साथ ही बीच बीच में कई बार संदेश देते रहे कि राजस्थान के अगले सीएम तो वही बनेंगे। राज्य की सरकार से टक्कर लेना आसान नहीं था। अमित शाह ने अपने संगठन के बल पर 180 सीटों का लक्ष्य रखा था। पीएम मोदी का अपना अलग जादू था। ऐसा लग रहा था राजस्थान में बदलाव का ट्रेंड अब की बार बदल जाएगा, लेकिन गहलोत ने सचिन पायलट के साथ मिलकर जो बिसात बिछाई, उसमें बीजेपी उलझ कर रह गई और कांग्रेस ने वो जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया, जिसके बल पर फिर एक बार अशोक गहलोत रहनुमा ए राजस्थान। Congress President already decided Mr. Ashok Gehlot ji as the Chief Minister of Rajasthan.